तो भारतीय बाजारों के लिए एक दिक्कत कुछ हद तक कम भी हुई है, कुछ हद तक बारी जारी भी है, लेकिन साथ साथ इन दोनों चीज़ों के बीच में भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा कॉशियस स्टांस लगातार बना हुआ है और ये कॉशियस स्टांस ना केवल इंडियन इन्वेस्टर्स का है बल्कि एफआईएस का भी है, जो कि लगातार इस कॉशियस स्टांस के बीच में बिकवाली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बिकवाली के बीच में या इस अनसर्टेनिटी के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत कर लेते हैं और हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक और खास जानकार मौजूद हैं। अभय अग्रवाल सर मौजूद हैं, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पेपर सिरका के। सो अभय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, टैरिफ फाइनली शेर आया हो रहा था, शेर आ गया, 50% टैरिफ लग गया, स्थिति पहले से बेटर है, एटलीस्ट सर्टेन है, लेकिन अभी भी मार्केट खुश नहीं है कि हो गए, हम सर्टेन हो गए। तो क्या अभी भी बाजार इसी अनसर्टेनिटी में है क्या कि नहीं जी, अभी भी वापस घूमेगी ये कहानी और फिर हम नेगोशिएशन करेंगे टेबल पे जाके? क्या सिचुएशन अभी भी बाकी है, कोई होप है या हो गया फाइनल? सुमित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने शो पे बुलाया। जो टैरिफ की बात है, आई थिंक लोगों को घबराहट इस बार की है सुमित की ये ट्रंप के अभी साल भर पूरा हुआ है और 4 साल और बाकी है, और उनका जो काफी एजेंडा जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ्स अनाउंस किए वो अभी भी अनफुलफिल्ड है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इंडिया पे इसलिए लगे टैरिफ, पेनल्टी भी लगी क्योंकि रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, और इस पोजीशन में इंडिया का कोई चेंज नहीं है। तो क्या मामला 25% पीनल टैरिफ पे रुक जाएगा या उसके आगे बढ़ेगा, ये एक अनसर्टेनिटी है। पर ओवरऑल मैं आपकी बात से अग्री करता हूं कि जो सेक्टर्स थे जिनको डैमेज होना था एक्स्ट्रा टैरिफ की वजह से, वो डैमेज हम देख चुके हैं, और उसके ऊपर कितना डैमेज होगा फिर वो सरकार के ऊपर दारोमदार है कि वो कैसे इन सेक्टर्स को सपोर्ट करे। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करी है इन टैरिफ्स ने, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो इन तरह की अनसर्टेनिटीज को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए एक बड़ा ही डिफिकल्ट पीरियड है। और थोड़ी हम सेलिंग जो देख रहे हैं मार्केट में, वो लार्जली फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। मेरा पर्सनल व्यू सुमित है कि ये एक जो क्राइसिस तो नहीं कहूंगा, पर ये जो प्रेशर है इंडिया के ऊपर टैरिफ की वजह से, इंडियन इकोनॉमी की ऊपर, इसका हमको एक सिल्वर लाइनिंग भी दिख रहा है, और वो ये है कि सरकार का पूरा फोकस है दो चीजों पे। एक कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाएं, इंटरेस्ट रेट कट करें, जीएसटी कट करें, टैक्स रेट्स कट करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मार्केट को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा है कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें। अगर हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तगड़ा बनाएं। और प्रधानमंत्री ने भी कहा इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे, उसको लोगों को काफी वेटेज देना चाहिए कि जो कमिटमेंट है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इंडिया में और इंडिया से एक्सपोर्ट का, वो काफी स्ट्रांग है इस समय। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्केट के लिए मुश्किल समय रहने वाला है, मे बी महीने 2 महीने का, पर बियॉन्ड दैट मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी के लिए और मार्केट्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। तो अबे सर, जो एफआई माल बेच रहा है ये बात जग जाहिर है, बिक ही रहा है लगातार, और डीआई उसके सामने 3-3 गुना खरीदारी कर रहा है, फिर भी मार्केट को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। सो ऐसा क्या सिचुएशन आम आदमी समझे कि ऐसा एफआईएस क्या बेच रहा है जो डीआई संभाल भी नहीं पा रहा है, इतने बड़े फोर्स के बावजूद भी इतनी क्यों डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ रही है? ये देखिए, डेली वीकली वोलेटिलिटी को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डेटा बहुत कॉन्ट्रेरी सिग्नल देता है। पर मोटा मोटा जो हो रहा है, वो जो ईटीएफ्स हैं, जो फॉरेन ईटीएफ्स हैं, वो निफ्टी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जहां पे हम सेलिंग देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं आईटी सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स पे, स्टॉक्स पे। और ये जो प्रेशर है, इसकी वजह से जो ब्रॉड इंडेक्स है निफ्टी, उस पर प्रेशर है। जो खरीदारी है वो मुझे लगता है वाइड बेस्ड है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे एक्चुअली ग्रीन में बंद हुए, जैसे ईएमएस सेक्टर को हम देख लें जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है, इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स हैं, लार्जली डोमेस्टिक कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं। ये 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें क्लियरली बाइंग का भी साइन है।
तो आई थिंक जो 3 गुना आपको रेट दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि एफपीआई की सेलिंग लार्जली लार्ज कैप स्टॉक्स और निफ्टी स्टॉक्स में सीमित है, जबकि जो डीआईआई की बाइंग है वो ब्रॉड बेस्ड है। तो अभय सर, अ, एक स्कूल ऑफ थॉट पहले हमेशा बोलता था कि स्टिक टू लार्ज कैप, वो आपका पैसा बचाएंगे। अब स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है स्टिक टू ग्रोथ कंपनीज, वो आपका पैसा बढ़ाएंगे। सो जाएं किस तरफ? देखिए, ये एक इन्वेस्टर के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल पे डिपेंड करता है लार्जली, क्योंकि जो लार्ज कैप्स हैं बिकॉज ऑफ लेस वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स एंड बिकॉज ऑफ देयर साइज, मार्केट प्रेजेंस, वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पर मेरा पर्सनल व्यू सुमित है कि कोई इन्वेस्टर जो इमारतें हैं मार्केट में, स्पेशली इंडिया में जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो ग्रोथ को चेस कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी को, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरा ये व्यू है कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है, सेक्टर पिकर्स मार्केट भी कह सकते हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स को जिसको पिक कर सकते हैं। पैसा वहां बनता है, रिटर्न वहां बनती है, मल्टी बैगर्स वहां बनते हैं। अभी आप देखेंगे तो जो निफ्टी के 50 स्टॉक हैं सुमित, वो 60% ऑफ मार्केट कैप ऑफ इंडिया, $3 ट्रिलियन है, वो उन 50 स्टॉक्स में सीमित है। और पर 1,000-1,200 कंपनीज ऐसी हैं जो बैलेंस 40% को रिप्रेजेंट करती है। और मेरा ये बेट है कि अगले 3 से 5 साल में ये जो 40% है, ये एटलीस्ट डबल आउट परफॉर्म करेगा 60% निफ्टी स्टॉक्स को, जस्ट बिकॉज ग्रोथ यहाँ पे है और मार्केट्स हमेशा ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है। जो वैल्यूएशन भी लोग इग्नोर कर देते हैं अगर क्लियर ग्रोथ है कंपनीज में, सेक्टर्स में। तो आई थिंक इंडिया खुद एक ग्रोथ मार्केट है और उस ग्रोथ मार्केट में अगर आप अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स पिक कर पाए और उनके साथ इन्वेस्टेड रह सके, तो मुझे लगता है ये मल्टी बैगर्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो अभय सर, ग्रोथ कंपनी जहां पर मिल रही है वहां है वैल्यूएशन बहुत महंगा। इटर्नल हो गया, कोई भी कंपनी हो जाए, जिस तरह की जियो हो गया, जिनके नंबर्स बहुत रोबस्ट आ रहे हैं तो इतने महंगे कि उन पे हाथ नहीं लगा सकते। और जहां ग्रोथ नहीं है, ऐसे पूरा आईटी हो गया, इवन रिलायंस हो गया, एचयूएल हो गया, फ्लैट ग्रोथ के सामने ये 18 के मल्टीपल पर, 20 के मल्टीपल पर मिल रहे हैं। सो ये ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन की डिबेट में अब ग्रोथ जीत रहा है। सो ये जीतता ही रहेगा क्या आगे भी? देखिए, आप वैल्यूएशंस ग्रोथ स्टॉक्स में भी सुमित एक रबर बैंड की तरह हैं, आप उनको खींच सकते हैं जब तक खींच रहे हैं, पर जब टूटते हैं तो फिर वो नुकसान भी देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक फ्रेमवर्क इन्वेस्टर्स के दिमाग में रहना चाहिए कि ग्रोथ स्टॉक्स के लिए भी वो इतना ज्यादा मल्टीपल नहीं देंगे कि फिर रिटर्न ही ना बने। मतलब 5 साल कंपनी की ग्रोथ हो रही है, पर वो मल्टीपल आपने एंट्री के टाइम पे इतना ज्यादा दे दिया, वैल्यूएशन इतनी ज्यादा दे दी कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। और ये हमने देखा है, ये जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में हार्डली कुछ रिटर्न दिया, क्योंकि एक टाइम पे हमारी इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की सबसे महंगी इंश्योरेंस कंपनी थी। तो मुझे लगता है कंज्यूमर इंटरनेट में भी एक पॉकेट है जहां पे ओवर वैल्यूएशन है। पर दूसरी तरफ कंज्यूमर इंटरनेट की अगर बात करें तो उसमें काफी ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, 35-40 टाइम के, कंपेयर टू द ग्रोथ दैट दे आर प्रॉमिसिंग। और उसके सामने कुछ हमारी फार्मा कंपनीज हैं जो सीडीएमओ पे फोकस करती हैं। इस तरह के है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर ऑफ कोर्स रिसर्च करके, मेहनत करके, कन्विक्शन बनाने में उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन, दूसरी तरफ जो सस्ते वैल्यूएशन वाली, जैसे आपने कहा 18, 20, 22, 25 टाइम पे लार्ज कैप कंपनीज मिल रही हैं जो ग्रो नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है वो ग्रोथ ट्रैप्स है, वैल्यू ट्रैप्स जिसको हम कहते हैं, कि वो दिखते अच्छे हैं पर वो रिटर्न नहीं देते। तो मेरा पर्सनल बायस हमेशा ग्रोथ की तरफ रहा है सुमित, और वहीं पे हमने मल्टी बैगर्स बनाए हैं। और एक अगर आप कह सकें कि अभी मैं 40 टाइम का मल्टीपल दे रहा हूँ पर ये कंपनी 30-40% ग्रो करेगी, तो फिर भी उसमें रिटर्न बनने के अच्छे चांसेस। ओके अभय सर, आपके ऑडियो को लेकर थोड़ा सा इशू आ रहा है, दब सा रहा है आपकी आवाज़, वो शायद ईयरबड की वजह से आती हुई दिखाई पड़ रही होगी। आपसे आगे भी उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभय सर एक चीज़ और, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी में हम हमेशा खपत पे आते हैं, यानी कि एफएमसीजी हुआ, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो इससे नॉन रिलेटेड है लेकिन है वो कंजम्पशन पे। मिसाल के तौर पर सीमेंट एक बड़ा कंजम्पशन की स्टोरी है, हॉस्पिटल एक बड़ी कंजम्पशन की स्टोरी है, इंश्योरेंस एक बड़े कंजम्पशन की स्टोरी है, कैपिटल मार्केट रादर पूरी कंजम्पशन की स्टोरी है, पावर में रिन्यूएबल पावर और जितनी भी पावर कंपनीज है, यूटिलिटीज़ हैं, ये सब कंजम्पशन है, डिफेंस एक कंजम्पशन की स्टोरी है। सो ये स्टोरीज़ को आप
प्ले करना शुरू करा जाए, या आपको लगता है कि नहीं, ट्रेडिशनल जो कंजम्पशन स्टोरी है उन्हीं को पकड़ के बैठा जाए? नहीं, देखिए, आपको नए सेक्टर्स को फोकस करना पड़ेगा और मार्केट का टेक्सचर ऐसा है कि हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है सेक्टर्स की। आप पिछले 30 साल में देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का जब आईपीओ हुआ था तब मैं मार्केट में बहुत नया था, 93 94 की बात है। और उस समय प्राइवेट बैंक्स का कोई समझता नहीं था कि ये है क्या प्राइवेट बैंक्स, पर जिन्होंने उस समय प्राइवेट बैंक्स को इन्वेस्ट किया, कोटक बैंक, यूटीआई बैंक जो बाद में एक्सिस बैंक बन गया, वो एक बेट थी कि नए तरह के बैंक्स हैं ये जो आउट परफॉर्म करेंगे सरकारी बैंकों को और फॉरेन बैंक्स को। और वैसा ही हुआ, जबरदस्त वेल्थ बनी। दूसरी तरफ देखें, फिर लेट 90s में आईटी सर्विसेज ने सेम परफॉर्मेंस दी, टीसीएस, इन्फोसिस, नए कंपनीज थे उनको जिन्होंने बैक किया, अच्छी रिटर्न बनी। तो ये मार्केट, ये इकोनॉमी जैसे जैसे चेंज होती है, कंजम्पशन चेंज होता है, डेमोग्राफिक्स चेंज होते हैं, नए सेक्टर्स एमर्ज होते हैं। सुमित, उस समय जब एमर्ज हो रहे होते हैं तो अनसर्टेनिटी की वजह से कन्विक्शन नहीं आता है, पर अल्टीमेटली यही सेक्टर्स हैं जो फिर रिटर्न बना के देते हैं। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फार्मा, इंश्योरेंस, एफएमसीजी जो आपने कहा, ये सब ऐसे अब नए डिफेंस, ये सब ऐसे नए इमर्जिंग एरियाज हैं कि यहीं पे अब रिटर्न बनेगी इन्वेस्टर्स की। तो अबे सर, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने भी कुछ डिफेंस कंपनीज को के साथ करार कर रखा है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप थोड़ा काम कर रहे हो। सो ये स्पेस को आप कैसा देख रहे हो कि डिफेंस का जो पूरा वॉरफेयर है वही बदल चुका है, अब वॉरफेयर और ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं रहा। सो जो नई इकोनॉमी है या नया सिस्टम है, इससे रिलेटेड कंपनीज पे, और कुछ तो ट्रेडिशनल है, जैसे फार्मा रहेगा ही, बैंकिंग रहेगा ही, इंश्योरेंस रहेगा ही, कैपिटल मार्केट रहेंगे ही, सो ये तो रहेंगे ही। तो जो ट्रेडिशनल है और जो नॉन ट्रेडिशनल है, इनको आइडेंटिफाई आप कैसे कर रहे हो, और क्या नंबर आप देखते हो वैल्यू ग्रोथ का कि ये नंबर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में मिल जाए तो मैं इसके साथ चला जाऊंगा, ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? जी देखिए, इसमें जो ग्रोथ डिफेंस की आपने बात करी, मुझे लगता है डिफेंस का एक 10 साल की स्टोरी है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिफेंस का माल इंपोर्ट करते हैं जिसको अब सरकार भी ये समझ रही है कि ज़रूरी नहीं है, पर एट द सेम टाइम इमीडिएट एबिलिटी नहीं है उसको बनाना। तो अगले 3 4 5 साल में ये एबिलिटी बनेगी कि हम इंपोर्ट्स को काफ़ी रिप्लेस कर सके अपनी डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट से। तो इसमें काफ़ी कंपनीज हैं जो कि पीएसयू कंपनीज हैं, पर अच्छी वेल मैनेज कंपनीज हैं। एट द सेम टाइम एक सेगमेंट है नई कंपनीज का, और अगेन मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर कंपनीज हैं जैसे एमटार है, या फिर जेन टेक्नोलॉजीज है जो ड्रोन में काम करते हैं और सिमुलेशन में काम करते हैं, या फिर रेडार में काम करने वाली कंपनीज हैं जैसे डेटा पैटर्न्स। तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के पास डिफेंस को बैक करने की। दूसरा जो सवाल आपने पूछा सुमित, की वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, ये कौन सा ऑप्टिमल पॉइंट है कि जहां पे आप कह सके कि ये मैं कंफर्टेबली ऐड कर सकता हूं। आई थिंक अगर 1.25 पी ग्रोथ हम कह सके, 1.25 टू 1.5 प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो है, कि अगर कोई कंपनी है ऐसी जो 40 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, पर वो गाइड कर रही है कि वो 30% ग्रो करेगी, तो उसका जो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो है मोटा मोटा 1.25, या फिर थोड़ा बढ़ा भी दे, 50 टाइम भी पी मल्टीपल हो जाए तो 1.5 1.6 पे है। मैं कहूँगा अगर वो 5 साल तक आप उसका ग्रोथ देख सकते हैं तो फिर भी उसको बैक कर सकते हैं, क्योंकि एक टर्मिनल वैल्यू भी है उसकी ग्रोथ के बाद। तो आई थिंक अब एज अ रूल ऑफ थंब, price earnings to growth ratio 1.25 to 1.5 times in fast growing companies, I think काफी एक डिफेंसिबल कैलकुलेशन है वो। तो अबे सर, इसी बेंचमार्क को ही सामने रखकर आज पूरा लार्ज कैप आईटी जो 13 14 15 20 के मल्टीपल पर है, इन सबका पीईजी, विप्रो 6, टीसीएस 3.5, इन्फोसिस 3, बस 2-3 है इसमें, केपीआईटी है शायद 1 के नीचे, या शायद परसिस्टेंट है 1 के नीचे। तो अब आप यहाँ कितने कंफर्टेबल हो कि वहाँ पर तो पीईजी की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, पीई भले सस्ता है लेकिन पीईजी है ही नहीं, यानी ग्रोथ है ही नहीं। सो इनमें आप कितना कंफर्ट या डिसकंफर्टेबल हो पूरे सेक्टर को लेके? नहीं, हम इस पूरे सेक्टर में सुमित 2 साल से कंप्लीटली जीरो वेट है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, बिकॉज मुझे यही लगता है कि जो कोई कंपनी अगर गाइड कर रही है खुद लार्ज कंपनीज की हम 2 3 4% ग्रो करेंगे, तो उसको आप
25 टाइम पी मल्टीपल भी क्यों देंगे, जस्ट ये सोच के कि कभी एक टाइम पे 35 टाइम होता था, 25 हो गया तो ठीक है, ये तो अच्छा वैल्यू बाई है। पर यही वैल्यू ट्रैप्स बनते हैं। सुमित, जो आपने बात कही ना, एग्जैक्टली यही, मतलब आप इसी बात को 10 बार बोल सकते हैं, और यही सच है कि अगर 6 टाइम 7 टाइम 4 टाइम पी ग्रोथ पीजी मल्टीपल है किसी कंपनी का, तो आप उसको क्यों लेंगे? मतलब उसमें कोई ग्रोथ ही, मैनेजमेंट कह रहा है कि ग्रोथ नहीं है। तो मिड कैप आईटी में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज हैं। अगेन आपने नाम लिए जैसे कंपनीज के, जो इनोवेटिव कंपनीज हैं, जो टाइम एंड मटेरियल मॉडल को नहीं परस्यू कर रही हैं, बट प्रोडक्ट मॉडल है उनका, इनोवेटिव कंपनीज हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी है आईटी कंपनीज की। आईटी प्रोडक्ट कंपनीज में कहूंगा उन्हें। पर आईटी सर्विसेज कंपनीज जो प्योर हैं, वो आई थिंक अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं ग्रोथ के लिए, और अगले 2-3 साल स्ट्रगल करती रहेंगी ग्रोथ के लिए। और सर ऑन द कॉन्ट्ररी आता है फार्मा, जहां पर एक तरफ से टैरिफ का इश्यूज हैं ही, अभी ये पता नहीं क्योंकि टैरिफ आएगा कि नहीं आएगा, इनके ऊपर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने खड़ा है हॉस्पिटल, जहां पे स्ट्रांग ग्रोथ है, क्योंकि जो यूएस में बड़ी कंपनियां देख रही हैं सिचुएशन, जैसे कि एनवीडिया एंड ऑल ग्रोथ के नंबर, वो इंडिया में हॉस्पिटल देख रहे हैं ग्रोथ के नंबर, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन है। और ऑब्वियसली बात है, इटर्नल के सामने जितनी इटर्नल की कंजम्पशन है उतनी हॉस्पिटल की कंजम्पशन है। सो ये स्टोरी को आप कितना बड़ा प्ले होते हुए देख रहे हो, फार्मा वर्सेस हॉस्पिटल? जी, मैं इनको इस पूरे सेगमेंट को एक हेल्थ केयर में देखूंगा, हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें आपके डायग्नोस्टिक्स भी आ गए, हेल्थ भी आ गया, हॉस्पिटल्स भी आ गए, और उसमें फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी भी आ गया, डोमेस्टिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। तो ये पूरा सेक्टर है। हॉस्पिटल्स में इसलिए तेजी थोड़ी ज़्यादा है मुझे लगता है सुमित, क्योंकि एक स्केर्सिटी वैल्यू है। क्योंकि 2-3 ऐसी हॉस्पिटल चेन्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी लीडरशिप पोजीशन ले ली है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनी पिछले 12 साल से हमारे पोर्टफोलियो में है, और मैंने उसको देखा है जब से 600 रुपये का स्टॉक था, और आज वो अपने आप बढ़ के इसलिए आ गया क्योंकि 10,000 12,000 बेड की उनकी पोजीशन है, प्लस फार्मेसी है खुद की, प्लस डायग्नोस्टिक्स भी करते हैं, टेली हेल्थ भी करते हैं। तो उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम कैप्चर कर लिया है। और उसी तरह दूसरी भी कंपनीज हैं जो उनके स्मॉलर सेगमेंट्स में प्ले कर रही हैं। स्केर्सिटी वैल्यू है, इजी नहीं है नया हॉस्पिटल बना लेना बड़ा जल्दी। जो हमने होटल्स में देखी बूम, सुमित, वो इसलिए देखा कि कोविड के बाद कैपेसिटी नहीं थी, डिमांड ज़्यादा थी, और अभी भी उसका फर्क पड़ रहा है। दूसरी उसी तरह होटल हॉस्पिटल्स भी उसी जोन में है कि आप जल्दी नहीं बना सकते, डिमांड को मीट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक स्केर्सिटी वैल्यू की वजह से जो हॉस्पिटल सेगमेंट है ये डेफिनेटली आउट परफॉर्म करता रहेगा। पर जहां पे कंपनीज उसके साथ एडजेसेंसीज को भी कैप्चर कर पाए, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक की, उनका मल्टीपल उससे भी ज्यादा रहेगा प्योर हॉस्पिटल से। तो सर, जिस तरफ इंडिया डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी हम लोग लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स कवर करते हैं, लेकिन ऐसे सेक्टर जहां इंडिया की डोमिनेशन है, लाइक इंडिगो लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है व्हाटएवर इन वर्ल्ड। ऑटो में 2 व्हीलर में हम पहले 5 में आते हैं, 4 व्हीलर में भी मारुति 8वें नंबर या 9वें नंबर पर आने लग गया, या M&M आने लग गया है। सो इस तरह की जो डोमिनेशन वाले सेक्टर्स हैं, इनको आप किधर रेट कर रहे हो? और ऑटो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर एक नया जंक्चर आया है मारुति के ईवी लॉन्च के बाद, 70,000 करोड़ का केपेक्स। सो इस तरह के जंक्चर पर हम खड़े हैं। यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ डोमेस्टिक भी मार्केट है प्लस एक्सपोर्ट भी है, सो इसको कैसे रीड करोगे आप? ना, आई थिंक ये बहुत ही सॉलिड कंपनीज हैं सुमित, जो भी आपने नाम लिए। मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, कॉन्स्टेंटली कैपेक्स करते रहते हैं, मार्केट के अहेड रहते हैं। मारुति की आपने देख लिया, एक टाइम था जब टॉप 10 व्हीकल्स मारुति की होती थी, टॉप 10 प्रोडक्ट्स मारुति के होते थे। अब थोड़ा कंपटीशन की वजह से चेंज हुआ है, पर फिर भी इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क, एवरीथिंग, इट्स अ इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ। तो और जैसे हमने देखा, एप्पल काफी साल तक इंडिया में था ही नहीं, और अब एप्पल हर महीने $2 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से। तो यही स्टोरी है जो प्ले आउट होगी इंडिया में। और जैसे हमने कहा, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मार्केट है, वो इन सब कंपनीज को स्केल देगा अपनी कॉस्टिंग कॉम्पिटिटिव करने का, और उसके बाद ये सारे एक्सप्लोर करेंगे एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्टर्स बन सके। मारुति का भी ऐसे ही हुआ, इतना बड़ा प्लेयर है कि कॉस्ट उनकी इतनी कॉम्पिटिटिव है कि अब वो ग्रो कर सकते हैं इंटरनेशनली। और 2 व्हीलर भी वही होगा,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही होगा। हम यूज टू हैं कि सारे हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक समय सारे बाहर से आते थे, थाईलैंड से, कोई चाइना से, मलेशिया से। पर अब जैसे जैसे इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है। अभी डिक्सन जैसी कंपनी है, 20% इंडिया के एलईडी टीवी अब डिक्सन बनाता है। तो आई थिंक ये एक गेम चेंजर है, ये सारी कंपनीज जिन्होंने डोमिनेशन क्रिएट कर ली है ऑलरेडी, और अभी एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस करेंगे। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल्स की बात करी आपने, अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनीज, उनका बहुत बड़ा फोकस है फॉरेन पेशेंट्स को इंडिया में आके उनको ट्रीट करना। एक तो सिर्फ ये नहीं कि सस्ता है, बट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑल्सो इज वेरी कॉम्पिटिटिव इन इंडिया नाउ। सो वो भी एक बड़ा मार्केट है कि आपके फॉरेन से पेशेंट्स आके इंडिया में ट्रीट हो रहे हैं। तो हर तरह से देखें, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट दैट दीज कंपनीज आर इन। तो अभी के केस में अभय सर, जो क्योंकि आपने इसकी बात करी, ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं बाहर वाले, इसमें मैं देख रहा था कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 2% है ग्लोबली, जबकि चाइना में 60% है। सो अभी भी जो बड़ा दायरा कवर करना है, क्योंकि वियतनाम जैसी मार्केट में या साउथ कोरिया जैसी मार्केट ही 4% 6% पे खड़ी है। सो अभी तो हम डबल भी होते हैं। तो ये सिरमा, ये डिक्सन, ये एम्बर, बिल्कुल, यस, नहीं बहुत अच्छा डेटा सुमित आपने दिया। और यही मैं कहता हूँ कि आप छोटे से चेंज से आप डबल ट्रिपल हो जाएंगे, इतनी वैल्यू क्रिएट होगी कि मतलब आप 4 साल 5 साल बाद सोचेंगे कि मैंने क्यों नहीं ये स्टॉक्स भर के लिए, क्यों मैं वैल्यू ट्रैप वाले स्टॉक्स में लेके बैठा था। और दूसरी तरफ सर, ये जो नए इमर्जिंग थीम है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, जैसे कि ईवी स्टोरीज, इनको अभी आप कैसे रीड कर रहे हो? जी देखिए, थोड़ा एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे इंगेज करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर आते हैं। पर आई थिंक ये साल भर में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। रेगुलेटर को और गवर्नमेंट को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मॉडल क्या है इनके साथ। जैसे पावर सेक्टर में ये तकलीफ थी, आपको याद होगा, बहुत साल तक पीपीपी साइन करते थे, पीपीपी की कोई वैलिडिटी नहीं थी, गवर्नमेंट रेनेक कर देती थी और ये प्लांट लगाते थे। काफ़ी कंपनीज बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई उसकी वजह से। पर जो अब हमने नया मॉडल देखा है, एक्सचेंज पे बेच रहे हैं मर्चेंट पावर, वो एक नया मॉडल, क्योंकि इंडस्ट्री को समझ में आ गया और रेगुलेटर को समझ में आ गया कि अगर आपको पावर सरप्लस क्रिएट करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी सेक्टर्स हैं, ईवी वाला जो इन्होंने फेम की सब्सिडी दी फिर वापस चेंज कर दी, अब उसको आप हैबिट को कैसे प्रमोट करें, आई थिंक एक थिंकिंग है काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, हाउ टू प्रमोट दैट। और आई थिंक ये सारे अनाउंसमेंट्स सोलर पावर पे, जो सोलर रूफ पावर है, ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं, आई थिंक अगले 1 साल 1.5 साल में काफ़ी क्लैरिटी आएगी और ये काफ़ी अच्छे सेक्टर्स बनेंगे इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभय सर, एक लास्ट सवाल रहेगा, ये पूछना पहले चाहता था लेकिन मैंने लास्ट के लिए रखा था, कि यूएस और इंडिया के बीच में राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस की बातचीत हो रही है, और कई आप सुन भी रहे होंगे, उन्होंने कॉल किया, इन्होंने उठाया नहीं। सो अभी जो सिचुएशन चल रही है, आपके हिसाब से हु विल ब्लिंक फर्स्ट? क्या यूएस ब्लिंक करेगा या इंडिया? क्योंकि सामने आपके इस समय ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि बिजनेसमैन साइड से आते हैं, सो उनको आइडिया है हाउ टू नेगोशिएट। तो ये दोनों चीज़ों को देखकर हु विल ब्लिंक फर्स्ट? ये देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जाएं तो अभी तक तो जहां तक है यूएस ने ही ब्लिंक किया है। कई बार टैरिफ लगाए, चाइना पे लगाया फिर निकाल दिया, कनाडा पे लगाया फिर निकाल दिया, यूके के साथ सेटलमेंट कर लिया। तो आई थिंक मैं जस्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो मैं कहूँगा डेफिनेटली यूएस। मुझे लगता है कि इंडिया बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करेगा, ना अंडर प्रेशर आके नेगोशिएट करेगा। आई थिंक दे विल वेट फॉर बेटर communication, better conversation with US to come to terms. अंडर ये बहुत क्लियर है एट ऑल लेवल्स कि इंडिया ब्लिंक नहीं करेगा, इन द सेंस कि डर के घबराएगा नहीं। क्योंकि अभी भी आप देखें कमेंट्री आज भी जैसे मारुति के चेयरमैन की थी कि टैरिफ से हमको डरना नहीं चाहिए बल्कि यूज करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक इंडिया में ओवरऑल बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है गवर्नमेंट के लिए इस समय कि ब्लिंक ना करें, और जो होता है होने दें और इसको यूज़ करें एक मौके को अपनी तरफ। और आई थिंक जो हमने चाइना के साथ हमारा अलाइनमेंट हो रहा है, रशिया के साथ हमेशा था, ब्राज़ील के साथ, कोरिया के साथ, जापान के साथ जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो यूएस को एक सोचना पड़ेगा कि वो एक्चुअली आउटकम क्या है उनके थ्रेट का। मेरा व्यू है कि यूएस ब्लिंक करेगा, कब करेगा वो कहना मुश्किल है सुमित। जब कॉल लग जाएगा सर, अभी तो कॉल लग ही नहीं रहा है।
तो उसका वेट हो रहा है। चलिए अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं अगली बार थोड़े और सर्टेन सिचुएशन में आपसे बातचीत होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए, गणपति का फेस्टिवल मुंबई फुल फ्लो में है, आप एंजॉय करिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है मुंबई आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप अभय सर को सुन रहे थे, हर बार की तरह क्लियर थॉट। एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली कि अगर आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं तो आप पीई पे फोकस मत करिए, पीईजी पे फोकस करिए। यानी 1.5 के ऊपर पीईजी जहां जाता है रिस्की हो जाता है, और अगर 1.5 के नीचे मिलता है कंसिस्टेंट पीईजी तो एक अच्छे बेट के तौर पे वो देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से भी आपको कॉल लेनी होगी। चलिए फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को इतना ही। एक ब्रेक के उस बाद लौटते हैं और खबरों का सिलसिला बना रहेगा।